नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। हम सभी को पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में पता है, जहां पर एक स्टूडेंट की लिमिटेड टाइम में की गई प्रोग्रेस का रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाता है। ठीक इसी तरीके से आज हम आपके लिए जनता और सरकार की एक मीटिंग कराने जा रहे हैं, जहां पर हम बीते 10 साल में मोदी सरकार की मेक इन इंडिया योजना का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाएंगे, क्योंकि भारत के मेक इन इंडिया के शेर की दहाड़ पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आज पूरी दुनिया भारत को एक अलग नजरिए से देख रही है। आम बोलचाल की भाषा में आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि दुनिया के लिए भारत अब मौका है जिसे कोई गंवाना नहीं चाहता, और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना है और देश की युवा शक्ति की वजह से दुनिया भर की नजरें हम पर हैं। मेक इन इंडिया की ताकत का एहसास करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आप सोचिए, आज से 10-15 साल पहले क्या आप ये सोच सकते थे कि भारत इतना स्मार्ट हो जाएगा कि वो ऐसे शानदार फोन अपनी जमीन पर ही बनाने लगेगा? साल 2014 की शुरुआत में भारत के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसी फैक्ट्री थीं जहां पर मोबाइल फोन बना करते थे। बिल्कुल ठीक सुना आपने, पूरे भारत में सिर्फ 2 ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे। लेकिन सिर्फ 10 साल के अंदर तस्वीर बदल चुकी है और आज भारत के अंदर करीब 200 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। हमारे देश से जो मोबाइल फोन एक्सपोर्ट होते हैं, पहले उनकी कीमत महज 1556 करोड़ रुपए हुआ करती थी और आज की तारीख में यह कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। मतलब ये कि मोबाइल फोन को एक्सपोर्ट करने में हमने 75-100% की तेजी को दर्ज किया है। आज की तारीख में भारत के अंदर जितने भी मोबाइल फोन इस्तेमाल होते हैं, उनमें से करीब 99% मोबाइल फोन मेड इन इंडिया ही हैं, यानी कि भारत में ही बने हैं। हम इस वक्त दुनिया में दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर हैं। अब आप हमारी स्टील इंडस्ट्री की तरफ भी देख सकते हैं, जहां पर अब फिनिश्ड स्टील के नेट एक्सपोर्टर हम बन चुके हैं और हमारा प्रोडक्शन रेट साल 2014 से करीब 50% तक बढ़ चुका है। ठीक इसी तरीके से सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अपने देश में ला चुके हैं। हमारे देश में सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाले 5 प्लांट्स को मंजूरी मिल चुकी है और आने वाले समय में भारत 7 करोड़ चिप एक दिन में बनाया करेगा। दुनिया में हथियारों के बाजार में भी भारत अब एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है और पिछले साल भारत ने करीब 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। इससे पहले भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था, लेकिन अब भारत दुनिया को हथियार बेच रहा है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने रक्षा निर्यात के मामले में 21,000 करोड़ रुपए का यह आंकड़ा छुआ है। पिछले 1 साल में इसमें 32.5% और पिछले 9 सालों में इसमें 3000% की बढ़ोतरी हुई है। अब वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात कर लेते हैं, जब भारत ने कुल मिलाकर 21,083 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत ने 15,920 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया था। और इससे भी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2004-5 से लेकर 2013-14 के बीच, जब भारत में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भारत ने कुल 4,312 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया में निर्यात किए थे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से लेकर 2023 और 24 तक भारत ने दुनिया में 88,319 करोड़ रुपए के हथियार बेचे। दोनों ही सरकारों ने एक समय पर कितने हथियार बेचे, ये उसका एक कंपैरिजन है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब 4,312 करोड़ और जब मोदी सरकार है तब
319 करोड़ रुपए के हथियार बेचे गए। यानी कि बहुत मुमकिन है कि दुनिया के जो देश बड़े बड़े हथियार लेकर बॉर्डर पर अपने देश की सुरक्षा कर रहे हों, उन हथियारों में मेड इन इंडिया लिखा हुआ हो। मोदी सरकार में हथियारों का निर्यात एक कैरिज्मेटिक स्पीड के साथ बढ़ा है। मतलब आप ऐसा सोचिए कि कांग्रेस सरकार 10 सालों में करीब 4000 करोड़ के हथियार ही बेच पाई, और आज सिर्फ इसी साल मोदी सरकार ने दुनिया में 35,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचने का लक्ष्य रखा है। और अगर इन दोनों ही आंकड़ों को आप किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले में डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि अगर कांग्रेस की सरकार 50 साल भी रहती, तब भी एक साल में इतने हजार करोड़ रुपए के हथियार शायद निर्यात नहीं कर पाती। अब आइए बात करते हैं खिलौनों की, जिन पर तो शायद कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया। किसी सरकार ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि बच्चे जिन खिलौनों से खेल रहे हैं, यह भी एक तरीके की सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। खिलौनों से देश की इकोनॉमी बढ़ती है और बच्चों की ग्रोथ भी बढ़ती है। और इसके 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें फिजिकल, सोशल, इमोशनल और इसके साथ ही कॉग्निटिव। फिजिकल का मतलब क्या है? जब बच्चे किसी बॉल से खेलते हैं तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। जब बच्चे बाकी बच्चों के साथ खेलते हैं तो वो सोशल फ्रेमवर्क को समझते हैं। जब कोई छोटी सी बच्ची बार्बी डॉल से खेलती है, उसे तरह तरह के कपड़े पहनाती है, तब वो डिसीजन मेकिंग सीखती है। और जब बच्चे लीगो से खेलते हैं, रूबिक्स क्यूब से खेलते हैं, बोर्ड गेम से खेलते हैं, तब उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। यानी कि ये खिलौने एक बच्चे के लिए उस विटामिन न्यूट्रिएंट की तरह हैं, जो कि उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और यहां पर इस बचपन में बिजनेस भी है। दुनिया भर में एक ऐसी इकोनॉमी भी है जो कि बच्चे चलाते हैं, और कितनी बड़ी है ये इकोनॉमी, आंकड़ों के जरिए समझिए। साल 2022 में 305.81 बिलियन डॉलर की, और ये CAGR 3.14% के साथ आगे बढ़ रही है, जो कि साल 2030 तक 391.62 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। Now just look at the figures. I mean, those toy marbles gave this marvelous figure I just showed you. साल 2014 से लेकर आज की तारीख तक भारत में बनने वाले खिलौनों का एक्सपोर्ट करीब 239% तक बढ़ा है। साल 2014-15 में 96.17 मिलियन डॉलर के खिलौने एक्सपोर्ट हुआ करते थे, और साल 2022-23 में भारत ने 325.72 मिलियन डॉलर के खिलौनों का एक्सपोर्ट किया है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में खिलौनों का निर्यात बढ़ा, तो वहीं आयात करीब 52% तक कम हुआ। देखिए, कुछ साल पहले की बात है, खिलौने बेचने वाले स्टोर्स में मेड इन चाइना छाया था। हाथ में आप जो भी खिलौना उठा लीजिए, चीनी टैग उस पर दिखता था, और होता भी क्यों नहीं। भारत में बिकने वाले हर 10 में से 7 खिलौने चीनी होते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब कई भारतीय कंपनीज की एंट्री होने से चीनियों की हवा खराब है। दुनिया में भारतीय खिलौनों का डंका बजने लगा है, और इसकी वजह सरकार का एक कदम है, जिसने सस्ते चीनी खिलौनों के चंगुल से भारत को आजाद किया। चीनी टॉयज के आयात पर तगड़ी मार की है। साल 2021 में सरकार ने इस इंडस्ट्री के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन यानी कि BIS ट्रेडमार्क लेना अनिवार्य किया, जिसने कुछ सेगमेंट में आयात पर अंकुश लगा दिया। इसके साथ ही इसके लिए कोड्स की शुरुआत हुई, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होता है। टॉयज ऑर्डर के बाद अब देश में कोई भी खिलौना ISI मार्क के बगैर नहीं बेचा जा सकता है। साल 2020 में आपने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुना होगा प्रधानमंत्री को, जब उन्होंने ये कहा था कि खिलौने न केवल क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, बल्कि महत्वाकांक्षाओं को पंख भी लगाते हैं। ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। 7 लाख करोड़ रुपयों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। खिलौनों के साथ हम 2 चीजें कर सकते हैं। अपने गौरवशाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं, और अपने स्वर्णिम भविष्य को भी संवार सकते हैं। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूँ, टीम अप
फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। यहां पर सरकार की कोशिशें रंग लाई, भारतीय खिलौनों का बाजार पूरी दुनिया में बना। और हां, भारतीय खिलौनों के बाजार को आप छोटा मोटा समझने की भूल मत करिएगा। यह कारोबार $1.5 अरब का है। यहां पर समस्या सिर्फ इतनी है कि इस खेल में ज्यादातर खिलाड़ी असंगठित हैं। कुल मार्केट में 90% हिस्सेदारी इन्हीं की है और आने वाले 2 सालों में भारत का टॉय मार्केट $2 से $3 अरब का आंकड़ा छू सकता है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड 5% की बजाय बढ़कर 10 से 15% की होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के कदम के चलते कंपनीज ने इनोवेशन पर जोर दिया। देसी कंपनियां जो कि खिलौने बना रही हैं, उसमें भारतीय संस्कृति की झलक दिखती है। इसमें फन स्कूल और हासप्रो मार्केट लीडर्स भी हैं और ये अपने खिलौनों और गेम्स में भारतीय जायका लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इसी सेक्टर में तमाम स्टार्टअप्स भी सामने आए। ये इको फ्रेंडली भारतीय चीजों से खिलौने बनाते हैं। वहीं अगर हम इसके बाद कार बाजार की बात कर ले तो यहां पर भी हर तरफ मेक इन इंडिया का इंजन सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। यानी कि अप्रैल से जून की तिमाही में भारत ने 19% कारें ज्यादा एक्सपोर्ट की। इसको आइए दूसरे एंगल से समझा देती हूं। भारत में बनी हुई कारों को पसंद करने वाले विदेशियों की संख्या में 19% का इजाफा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की जो पहली तिमाही है, उसमें कुल मिलाकर 11,92,577 यूनिट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि बीते साल इसी टाइम फ्रेम में ये ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट 10,32,449 यूनिट का था। वहीं बात अगर पैसेंजर कार की करें तो इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में 1,80,483 यूनिट एक्सपोर्ट किए गए, जबकि बीते साल इसी टाइम फ्रेम में ये एक्सपोर्ट रेट 1,52,156 यूनिट का था। यानी कि बीते वित्त वर्ष की पहली तिमाही और इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही के अंदर कार एक्सपोर्ट रेट में 19% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। भारत अब कार एक्सपोर्ट मार्केट का चैंपियन बन रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की पहली तिमाही में मारुति सुजुकी इंडिया ने सबसे ज्यादा 69,962 कार को एक्सपोर्ट किया। इसके बाद ह्यूंडई मोटर इंडिया ने 42,600 कार को एक्सपोर्ट किया। यानी कि भारत में बनी हुई इन कारों को विदेशों में इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि चंद महीनों में हजारों भारतीय कारों को एक्सपोर्ट किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जितनी भी कारें एक्सपोर्ट की गई, उनमें से 42% हिस्सा मारुति सुजुकी का ही था और इस कार एक्सपोर्ट वॉल्यूम में 24% हिस्सा ह्यूंडई इंडिया का था। इसमें 30% हिस्सा है भारत में बनने वाली जीप का। यानी कि भारत की ट्रेडिशनल जीप को दुनिया में काफी पसंद किया जा रहा है। ये बड़े बदलाव हैं और ये बदलाव भारत की कार मार्केट की सर्विसिंग के बाद आए हैं। जिस सर्विसिंग में ऑयल चेंज की तरह ही जब सरकार चेंज हुई तो भारत के कार बाजार का माइलेज बढ़ गया, एफिशिएंसी बढ़ गई। साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में योजनाओं से चाबी भरने का काम किया है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया, जिसके तहत विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साल 2016 से 2026 के लिए ऑटोमोटिव मिशन प्लान को तैयार किया गया और इस प्लान का मुख्य उद्देश्य है भारत को ग्लोबल ऑटोमोटिव हब बनाना। साल 2015 में FAME यानी कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम को लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य है भारत में EV व्हीकल्स का उत्पादन बढ़ाना। इसके साथ ही मोदी सरकार ने PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की भी शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत साल 2020 में की गई थी, जहां पर कार निर्माता कंपनीज को उत्पादन बढ़ाने पर कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते थे और स्कीम का फायदा यह हुआ कि कई कार निर्माता कंपनीज ने अपना मैन्युफैक्चरिंग रेट बढ़ा दिया। मोदी सरकार फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम भी लेकर आई और इसका उद्देश्य ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स का लोकलाइजेशन था। इसके साथ सरकार ने ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स पर टैक्स रेट भी घटा दी। साल 2021 आया, स्क्रैपेज पॉलिसी भी आई, जहां पर पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए अब आपको किसी रोड साइड डीलर के पास जाने की जरूरत नहीं है।
बल्कि लाइसेंस्ड यूनिट में जाकर आप अपने वाहन को, अपने व्हीकल को स्क्रैप करा सकते हैं और कार स्क्रैपिंग का पैसा तो आपको मिलेगा ही, साथ ही नई कार खरीदने पर भी स्क्रैपेज सर्टिफिकेट दिखाकर 15 से 20% का फायदा आप ले सकते हैं। साल 2021 में सरकार ड्राफ्ट नेशनल ऑटोमोटिव पॉलिसी भी लेकर आई। इसका उद्देश्य ऑटोमोटिव सेक्टर में सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ है। इसके साथ ही देश में हाईवे बनने की रफ्तार बढ़ी तो ज्यादातर लोग निजी वाहन की तरफ रुख करने लगे और सरकारी स्कीम से भारत के कार बाजार ने भी सेल्फ स्टार्ट ले लिया है। ये तो हुई पेट्रोल डीजल वाले कार मार्केट की बात। अब अगर भविष्य के ईवी मार्केट की हम बात करें तो भारत का ईवी मार्केट अभी छोटा है, छोटे साइज का है, लेकिन वो भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यहां पर अभी स्थानीय कार निर्माता टाटा मोटर्स का दबदबा है। साल 2023 में भारत में कुल कार बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी सिर्फ 2% थी और सरकार का इसे 2030 तक 30% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अभी भारत में जितनी भी इलेक्ट्रिक कार बिकती हैं, उसमें 70.5% टाटा मोटर्स बनाता है। दूसरा नंबर है एमजी मोटर्स का और इसके प्रमोटर चीनी है। इसका ईवी मार्केट शेयर 12.76% का है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 5.73% की हिस्सेदारी के साथ तीसरे नंबर पर है और बाकी जो खिलाड़ी हैं उसमें Hyundai, BYD और भी कई कंपनी शामिल हैं। मोदी सरकार इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण को बढ़ावा देकर भारत को इसका मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है। दुनिया के ज्यादातर देश ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन घटाने के उपायों में जुटे हैं और इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोगों की पहुंच में लाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। भारत सरकार की नई ईवी पॉलिसी भी इसी कोशिश का एक हिस्सा है और भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। पेट्रोल डीजल के साथ यहां पर इलेक्ट्रिक कारों का बाजार भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। देश में 2021-22 में 21,163 इलेक्ट्रिक कार बिकी, जबकि 22-23 साल आते आते यानी कि 2022 और 23 आते आते 154% की बढ़ोतरी के साथ ये संख्या 53,843 हो गई। विदेशी कंपनियां आने के बाद न सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री का ग्राफ ऊपर जाएगा, भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बनेगा, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। देश की सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारें बढ़ने से एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि लगातार बढ़ते तेल आयात पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अब आपको मेक इन इंडिया के कुछ कंपोनेंट्स और इसके बाय प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताती हूं। भारत के एक थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए लिखा है कि यूपीए सरकार में जो क्रेडिट गैप लगभग 90% का था, वो मोदी सरकार के 10 सालों में 76.8% के स्तर पर आ चुका है। आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दरअसल यूपीए सरकार में जहां पर लोगों को सरकार, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जहां पर लोन ना के बराबर मिलता था, अब वो संख्या हमारे देश में 76% रह गई है। और इससे बड़ी बात क्या है कि भारत सरकार लोगों को खुद की नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्हें दुकान और छोटे व्यवसाय करने के लिए लोन उपलब्ध करा रही है, जिससे लोग अपना खुद का काम करते हुए पैसा कमा रहे हैं और बाकी लोगों को भी नौकरियां दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश की राजनीति कुछ ऐसी है कि विपक्ष के नेता इस रोजगार को रोजगार मानने के लिए तैयार ही नहीं और इसीलिए हर भाषण में विपक्ष के नेता कहते हैं कि देश में नौकरियां नहीं हैं। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि भारत सरकार लोगों को नौकरियां नहीं दे पा रही, जबकि आंकड़े क्या कहते हैं? रोजगार के मामले में भारत की स्थिति यूपीए सरकार के दौर के कंपैरिजन में आज बहुत अच्छी खड़ी है। यूपीए की सरकार में स्टार्टअप जैसा कोई कल्चर ही नहीं था, कोई योजना ही नहीं थी, कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं था। लेकिन मोदी सरकार में भारत का स्टार्टअप सेक्टर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। यूपीए सरकार के दौरान साल 2014 में पूरे देश में कुल मिलाकर 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में, जबकि मोदी सरकार में अभी पूरे देश में 1,15,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टेक ड्रिवन स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 45% स्टार्टअप्स भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों से शुरू किए गए। उद्यम पोर्टल में 4.91 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज को रजिस्टर किया गया और इसमें से 1.85 करोड़ एमएसएमईज को महिलाएं ओन करती हैं।
इन स्टार्टअप से 21.17 करोड़ नौकरियां पैदा हुई, जिसने जीडीपी में 30.1% का कंट्रीब्यूशन दिया साल 2022-23 तक। खुद सोचिए, जिन लोगों ने ये स्टार्टअप शुरू किए और जिन लोगों को इससे नौकरियां मिली, क्या उन्हें आप रोजगार नहीं मानेंगे? इसी तरीके से यूपीए सरकार के मुकाबले आज हमारे देश में नेशनल हाईवेज का हर दिन 17 किलोमीटर से ज्यादा का निर्माण हो रहा है और यूपीए सरकार के मुकाबले आज हमारा देश 400% ज्यादा मोबाइल फोन का उत्पादन कर रहा है। 2014 में यूपीए सरकार में भारत 6 करोड़ मोबाइल फोन का उत्पादन करता था और आज भारत हर साल 30 करोड़ मोबाइल फोन का उत्पादन कर रहा है। अब आप जरा सोचिए, ये इतने सारे मोबाइल फोन्स जो बन रहे हैं, इतनी सारी ये जो सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं, इसमें पहले से ज्यादा लोग काम भी कर रहे होंगे, क्योंकि तभी तो ये निर्माण हो पा रहा है। और जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या उन्हें रोजगार नहीं माना जाएगा? सच्चाई दरअसल ये है कि कांग्रेस मनरेगा योजना के तहत दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को रोजगार मानती है। आपको याद भी होगा कि कांग्रेस ने मनरेगा योजना की शुरुआत की और मनरेगा के तहत जिन लोगों को रोजगार मिलता था, उन्हें वो नौकरी मानते थे, रोजगार मानते थे। लेकिन आज जब कोई खुद अपनी दुकान खोल लेता है, अपना बिजनेस खोल लेता है, ब्यूटी पार्लर चलाता है, या फिर कोई गरीब अपनी छोटी सी दुकान में समोसे बनाता है, पकोड़े बनाता है, तो उसे कांग्रेस आज रोजगार नहीं मानती है। वो ये कहती है ये तो बेरोजगारी है, क्योंकि इनके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है। बहरहाल आज का सच तो ये है कि आज का भारत अपने देश में ही बनाता है, अपने देश को ही देता है। मतलब वी मेक इट एंड वी गेट फ्रॉम इट। मेक इन इंडिया जैसी एक पॉलिसी ने आज हर सेक्टर को लाभ वाला रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। मेक इन इंडिया ने भारत को हर सेक्टर का हब बना दिया है। अब दुनिया भारत से अपॉइंटमेंट ले रही है। हम आज लीडिंग पोजीशन पर खड़े हैं, जहां पर भारत को उसकी शक्तियों का एहसास हो चुका है। और यही है नया भारत, जहां पर सबसे बड़ा बाजार हमारा है, दुनिया हमारा दिया हुआ कपड़ा पहनती है, हमारी दी गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, हमारी दी गई गाड़ी से घूमती है। समय का चक्र घूम चुका है, अब नेतृत्व का कांटा हमारी तरफ है और सारी दुनिया हमें नमस्ते कर रही है।